हमने कुछ लास्ट यानी पोस्टर बनाने का, साक्षात्कार का और निबंध का हमने विषय पढ़ा था, उसका अभ्यास किया था। अब देखिए आप लोगों को उसी तरह से लास्ट प्रश्न में किस मेथड से जो क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी आज हम लोग पढ़ना है आधुनिक महिला और समाज की उनकी स्थिति विषय पर एक छोटा सा निबंध लिखिए। अगर ये क्वेश्चन आपको आ जाए, आधुनिक यानी इस नए काल की जो महिलाएं हैं वो किस तरह से समाज की उनकी स्थिति कैसी है, उसके ऊपर एक विशेष विषय पर निबंध हमें लिखना है। तो देखिए उसके पहले भी मैंने आपको एक बार समझाया था कि हमें पुस्तक कोई भी निबंध लिखने से पहले उसकी समीक्षा करनी है, यानी उसके पाठ लिखना है। मैंने पहले बताया था प्रस्तावना, भूमिका, वर्णन, किसी में प्रकार भी होता है, लाभ, हानि और उत्साह। इसी तरह से यहाँ पर भी आधुनिक महिला और समाज भी उनकी स्थिति विषय पर कैसी उनकी स्थिति बनी हुई है। प्रस्तावना या भूमिका इसमें दिया गया। पहले आधुनिक युग में अनेक बदलाव हुए हैं। आज तो पहले नारी शिक्षा, स्त्री शिक्षा की बहुत मनाही थी, लेकिन आज उस बात का आज तो बहुत कुछ बदलाव यानी चेंजेस आ चुके हैं। इनमें एक महिलाओं की स्थिति में बदलाव भी माना जा सकता है। आजकल महिला, सबसे पहला पॉइंट, महिला अबला नहीं सबला है। क्योंकि पहले नारी की स्थिति ये थी कि उठाए तो उठती और बैठाए तो बैठती थी, यानी अपने स्वेच्छा से वह कुछ नहीं करती थी। उसको लगता है कि बस मेरा काम सिर्फ क्या है, किसी का हुक्म आया और उसे मुझे मानना है। लेकिन आज नारी अबला नहीं सबला बन चुकी है। ये पहला बदलाव। विषय विस्तार, अब इसके बारे में आपका वर्णन करना है उसके। तो देखिए वर्णन में आप क्या करेंगे, भारतीय समाज में महिलाओं के ऊपर अनेक बंधन थे यानी भूतकाल। आज है क्या? नहीं। तो आज की स्थिति में बदलाव आया है ना। स्थिति यहाँ तक पहुंच गई कि घर में बेटियों को जन्म लेने पर शोक मनाया जाता था। वो जमाना था जब भ्रूण हत्या भी होती थी। लड़की का पैदा होना घर में अपशकुन मानते थे। लेकिन आज वो बात नहीं है, क्योंकि आज लड़के और लड़कियों में कोई भेदभाव करना भी नहीं चाहिए और करते भी नहीं। और अगर मैं अपने विचार से कहूँ तो मुझे तो लगता है कि लड़कों से लड़कियां कई बेहतर है। इसीलिए उस समय में, पुराने समय में ऐसा शोक मनाया जाता था। और लेकिन आज की स्थिति बदली है। उदाहरण के लिए पिछला ओलंपिक खेल में भारत की बेटियों ने अनेक पदक दिलाए। ओलंपिक खेलों में भी लड़कियां आगे है।
उन्होंने ही पदक जीता है, स्वर्ण पदक। महिलाओं के प्रत्येक क्षेत्र में अपना विकास किया है। कौन सा ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें महिलाओं ने कुछ नहीं किया। मैंने आज भी एक न्यूज में पढ़ा था, राजस्थान के एक गांव में एक लड़की की शादी हो चुकी थी और दुर्भाग्यवश कुछ ही दिनों में उसका पति गुजर चुका था। तो उसकी सास ने उसे, वो भी राजस्थान जैसे गांव में, उसको पीएचडी करवाई, उसको कुछ लेक्चरर का जॉब करवाया, पढ़वाया, और पढ़ाने के बाद में उसको लेक्चर का जॉब मिला। और उससे के तौर पर उसे किसी एक व्यक्ति से मुलाकात हुई जो भी ऐसा ही होनहार था। और सबसे बड़ी बात तो देखिए, आज की बदलती हुई स्थिति को मैंने आज ही न्यूज में पढ़ा कि उस सास ने उस बहू को बेटा मरने के बाद भी बेटी समझकर उसको पालन पोषण किया, उसको पढ़ाया, उसको लिखाया। और जब उसे पता चला कि एक व्यक्ति ऐसा है जो इससे शादी करना चाहता है और वो बहुत ही कम उम्र की थी, तो उसने उसको अपना बेटी मानकर उसकी धूमधाम से शादी करवाई। और आज वह अपने पैरों पर, वो सास को सास ने मिलकर माँ मानने लगी है। ऐसे कहते हैं सास भी माँ ही होती है, लेकिन लोगों की नजर में नजरें हमारी बदली हुई है, इसलिए सास हमको सास लगती है और माँ हमको माँ लगती है। तो बच्चों, आज की स्थिति ऐसी बदली हुई है कि मैंने आज की ताजा आपको पढ़ाने के से पहले ही मैंने न्यूज पेपर पढ़कर इतनी, मुझे उस सास के ऊपर इतनी खुशी हुई कि उसने उसको उसका जीवन संवारा और उसको बहू के बदले में एक बेटी मिल गई। और आपको सबको पता है कि बेटियों का दर्जा आजकल बेटों से भी ऊंचा होता है। चलिए, आज भारत की बेटियों ने कई पदक जीते हैं, प्रत्येक क्षेत्र में अपना विकास किया है। कौन सा ऐसी जगह नहीं है, आप देखिए, जहां पर नारी काम नहीं कर रही है। प्लेन पायलट भी बन रही है, गाड़ी मोटर आदि, ये पढ़ाई लिखाई, इसके अलावा वो ऐसे ऐसे कार्य, खेल में, प्रतियोगिता में, कहाँ कहाँ उसने अपना स्थान ऊंचा नहीं बनाया। उनका शोषण करना चाहते हैं। एक बड़ा खतरा यह भी है कि महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों में भी दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। यानी आजकल क्या हो रहा है, महिलाओं में अपराधों में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। बाद में करो, बोलो। दिल्ली का निर्भया, क्लास में कुछ बाद में करो, आधा घंटा 5 बजे करो। एक बड़ा खतरा यह भी है, महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों में भी दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। दिल्ली का निर्भया केस इसका उदाहरण है। आधुनिक महिलाएं क्योंकि घर से बाहर निकलकर काम करती है, अतः उनके सामने अनेक चुनौतियां भी है। यदि वह घर के बाहर काम करती है तो भी घर का काम सारा उसी ही संभालना पड़ता है। महिला इस भूमिका को बखूबी निभा रही, बखूबी यानी बहुत अच्छी तरह से घर को भी देखती है, बच्चों को भी देखती है, परिवार को भी देखती है और नौकरी भी करती है। इसीलिए इस कथन से हम कह सकते हैं कि नारी एक सशक्त नारी है। तो भी घर का काम, तो महिला इस भूमिका को बखूबी निभा रही है। पुरुषों को भी इस संदर्भ में सोचना चाहिए। आप सोचिए, विचार करिए, पुरुष वर्ग, आप सिर्फ नौकरी कर लेते हो, फिर घर आकर अपना सारा थकान ऐसे करते हो जैसे हमने कितना थका, लेकिन वह नारी को देखिए, घर का काम, परिवार का काम, बच्चों का काम, उसके ऊपर अपनी नौकरी। तो देखिए, इसमें सोचना चाहिए,
उन्हें महिलाओं की मदद करनी चाहिए। समाज का विकास तभी होगा जब हम महिलाओं के प्रति अपनी सोच में बदलाव करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं लोग इस निबंध के द्वारा उन वर्ग के लोगों को जो सिर्फ अपना ही स्वार्थ देखते हैं, ये नहीं देखते कि वो बेचारी घर में भी करती है, बाहर भी करती है, बच्चों को भी देखती है, खाना भी बनाती है। तो हमें ऐसे समय में उसे साथ देना चाहिए। लेकिन आज का कुछ लोग ऐसे हैं, बहुत कुछ तो अब हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अधिकांश लोग नहीं, हम पुरुष हैं, हम सिर्फ काम कर सकते हैं, कमा के ला सकते हैं, बाकी सब काम आपको करना है। समाज का विकास तभी होगा जब महिलाओं को प्रति अपनी सोच में बदलाव करेंगे। नेपोलियन ने कहा, तुम मुझे एक शिक्षित नारी दो, मैं तुम्हें एक शिक्षित राष्ट्र दूंगा। देखिए कितनी बड़ी महानता नेपोलियन ने बताई थी कि तुम मुझे एक नारी दो शिक्षित, तो मैं तुम्हें दो राष्ट्र दूंगा। दो शिक्षित तो मैं तुम्हें एक शिक्षित राष्ट्र दूंगा। यानी किस नारी की तुलना उसने किससे की है? यदि अगर एक नारी शिक्षित हो जाए तो वो अपने बच्चों से लेकर पूरे परिवार को पढ़ाती है, आगे बढ़ाती है। और इसके कई उदाहरण हैं जो आपके समक्ष है। आप देखते हो कि नारी उन बच्चों का किस तरह से पालन पोषण परिवार का भी बच्चों का भी करती है, यह आप लोग स्वयं समझदार हो, इसे बताने की आवश्यकता नहीं है। हो जाए तो अतः यदि अगर एक नारी शिक्षित हो जाए तो वो अपने बच्चों से लेकर पूरे परिवार को, पूरे घर को संवार देती है, सजा देती है, बच्चों का भविष्य बना देती है। इसी कथन के साथ हम ये कह सकते हैं कि आधुनिक इसमें महिला और समाज की उनकी स्थिति में इतना बदलाव आया है। लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो उसको क्या नहीं करते हैं, साथ नहीं देते। ये बात सोचना बिल्कुल गलत है कि हम पुरुष हैं, हमें खाली पैसे कमाने के काम के, बाकी औरतों को सब कुछ काम करना है। क्या मशीनरी है बेचारी? काम फिर भी करने को है वो रेडी, लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है उनके प्रति? हमारे जीवन में भी उनके प्रति अपने भाव को बदलाव लाना चाहिए, उनको मदद करनी चाहिए। यही बात संदर्भ में बताया गया है कि निष्कर्ष, इसका सार क्या निकलता है? आधुनिक महिला तेजी के साथ अपना विकास कर रही है। आधुनिक अर्थ नया युग में आप देख रहे हो, हर एक क्षेत्र में नारी अपने कदम बढ़ा रही है। उनके कारण समाज में महिलाओं की स्थिति बदली है। अपने परिवार के साथ देश के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। किंतु आज भी महिलाओं के विकास के लिए समाज को जागरूक होने की जरूरत है। लेकिन फिर भी 100 में से 75% में विकास हो चुका है। जो 25 विकास नहीं हुआ, उसके लिए थोड़ा हमें सोचना चाहिए और उसमें बदलाव, जागरूकता लानी चाहिए। तो आज का विद्यार्थी वर्ग कल युवा बनेंगे और वो अपने कर्तव्यों को जानकर इस आधुनिक युग में, आधुनिक युग के अंदर जो मनुष्य का समाज और उनकी महिला और समाज की जो स्थिति बनी हुई है उस पर उसका ध्यान देना चाहिए। ये इसके बारे में आपने लिखा। अब आपको दूसरा एक क्वेश्चन आया इसी में, ये लास्ट बीट है आपके क्वेश्चन पेपर का। इसमें बताई थी मैं आपको कितने क्वेश्चन आएंगे, 3। लिखना कितना है, 1। मार्क्स कितने हैं, 8। अब देखिए, आपको विश्व के भारत की भूमिका समझाते हुए अपने भाई को पत्र लिखिए। विश्व में भारत की भूमिका क्या है, क्या स्थान है, क्या महत्व रखता है भारत में, यानी आधुनिक विश्व में भारत क्या महत्व रखता है, इसके बारे में आप अपने भाई को पत्र लिखिए। यानी ये भाई को पत्र लिखा हुआ है, कौन सा पत्र है? व्यक्तिगत पत्र। जो परिवार संबंधी लिखा जाता है वो व्यक्तिगत होता है, जिसको आप यानी जिसमें अपने परिवार में, अब
देखिए आपको बता चुकी हूँ, पहले शुरुआत ही हमको करना है। हमारा क्वेश्चन ऊपर आ गया, नीचे हमारे पेज के हमारी ओर से हमारे लेफ्ट साइड में, राइट साइड में सर, प्लेस और दिनांक, और उसी के बाद में हमको लिखना है कि अपने भाई को, यानी अगर आपका भाई छोटा है तो हमें लिखना है प्रिय भाई। बड़े भाई को अगर लिखे तो वहां पर अलग हो जाता है पूज्य भाई, पूजनीय भाई, सादर प्रणाम। अब छोटे भाई को लिखा जा रहा है तो प्रिय भाई रामू, शुभाशीष या आशीर्वाद, कोई भी शब्द, शुभाशीष भी लिख सकते हो, आशीर्वाद भी लिख सकते हो, प्रिय भाई कामा नाम लिख सकते हो उसका, और उसको सुभाष। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था, जो हमारे इस उत्तर पुस्तिका में नहीं बताया गया, लेकिन मैंने आपको बताया था कि हमारा डेट और प्लेस लिखने के बाद हमको विषय नाम का एक समय लिखना था। विषय में हमने उस प्रश्न में हमको क्या पूछा गया उसके बारे में बताओ, और जिसने विषय बराबर लिखा उसका मैटर बराबर अच्छा बनता है, क्योंकि उस विषय पर ही तो आपको इसमें बताया नहीं गया, पर मैं बताती हूँ आपको कि आपका विषय में क्या लिखना है। विषय साइड हेडिंग देकर आपको लिखना है कि आधुनिक विश्व में भारत की भूमिका क्या है, इसे भाई को बताना। बस आपका आंसर हो गया। अब आंसर होने के बाद में देखिए आपका पॉइंट शुरू, प्रिय भाई, शुभाशीष, कामा, पुलिस। लेटर के अंदर मैटर के अलावा आपने शुरुआत कैसे किया, कामा पुलिस स्टॉप कैसे दिया, बड़ों को संबोधन कैसे किया, छोटों को कैसे संबोधन किया, किसे प्रणाम लिखा, किसे शुभाशीष लिखा, और किसे कुछ प्रणाम भी नहीं लिखना, तो वैसे भी लेटर होते हैं। तो देखिए, प्रिय भाई रामू, शुभाशीष, मैं यहाँ कुशल हूँ, और फर्स्ट एक पैराग्राफ, आप कैसे हो, मैं अच्छा हूँ, आपका पत्र मिला या आपका पत्र नहीं है, आपका स्वास्थ्य कैसा है, इन्हीं बातों से वो फर्स्ट पैराग्राफ खत्म हो जाता है। अब यहाँ पर बताया गया, मैं यहाँ कुशल हूँ, आशा करता हूँ कि तुम भी कुशल होंगे, माता पिता का ध्यान रख रहे होंगे, मैं पढ़ाई के कारण गांव में नहीं हूँ, इसीलिए तुम्हें ही उनका ध्यान रखना है, तुम भी मन लगाकर पढ़ना, तुम्हें आगे चलकर देश का एक जिम्मेदार नागरिक बनना है। ये पॉइंट लिखकर उसने पत्र की शुरुआत की है। माता पिता के बारे में जानकारी ली, तुम्हें माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, और मैं ये काम नहीं कर सक रहा, इसका भी कारण उसने बता दिया, इसीलिए तुम क्या करो कि सभी नियमों का बराबर पालन करके अपना जीवन यापन करो। अब बताइए आगे आगे विषय पर कि हमारे विश्व भारत की भूमिका क्या होती है। तुम्हें तो पता ही है, भारत विशाल देश है, यहाँ की संस्कृति महान है, यहाँ अनेक धर्मों के लोग हैं, आप रोज बोलते हो ऑल इंडियंस माय ब्रदर एंड सिस्टर, क्योंकि हमारे देश में भारत की एक विशेषता है, हिंदू हो या सिख ईसाई, सबको मेरा प्रणाम, चलिया मेरा नाम, चलना मेरा काम। यानी हमारे पास भारत के अंदर ये हिंदू है, या मुसलमान है, या उर्दू है, और ये कोई मराठी है, कोई भी फर्क नहीं है, हमारे पास एक ही उत्तर आता है कि हम भारतवासी हैं। अब इसे देखिए, तुम्हें पता ही है भारत विशाल देश है, यहाँ की संस्कृति महान है, यहाँ अनेक धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं, यानी सभी के त्योहार बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि हम हिंदू है तो हमारे हिंदू फेस्टिवल में ही हिंदी त्योहार के लिए ही छुट्टी रहेंगी, ऐसा नहीं, हमें सभी के फेस्टिवल को, सब भारतीय लोग, चाहे वो किसी का कोई भी फेस्टिवल क्यों न हो, उनको उनकी छुट्टी
उनको आजादी। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी त्योहार सब एक दूसरे से मिलजुल कर मनाते हैं। यहाँ अनेक धर्मों के लोग, विदेशी के लोग भारतीय संस्कृति से बहुत प्रभावित हैं। अमेरिकन लोगों को बहुत अच्छा लगता भारत कि यहाँ पर सब लोग कैसे मिलजुल कर रहते हैं। और ये कल्चर विदेशों में नहीं है। बस पैसे जरूर कमाते हैं वो लोग, लेकिन आत्मीयता, मित्रता, दोस्ती ये उनके इसमें नहीं रहता। यहाँ के रहन सहन का प्रभाव विश्व भर में देखा जा सकता है। वहाँ के लोग अगर आ गए और हमारे यहाँ पर के जो पोशाक देखते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं। लेकिन विडंबना है कि आजकल हम विदेशी पोशाक को ज्यादा अपना रहे हैं, लेकिन विदेशी वालों को हमारा पोशाक, हमारा रहन सहन, हमारे कपड़े, हमारा खान पान, सब एक साथ बैठकर खाना, मिलना, बातें करना, आदि आदि सभी बातें उनको कितनी लुभावनी लगती है, सुहावनी लगती है, वो हम लोग नहीं जान सकते। उनसे आप देखिए उनकी खुशी कि सच में इंडिया बोल तो इंडिया। भारतीय संस्कृति के अनेक महान लक्ष्य है, जैसे सत्यमेव जयते, सत्यम शिवम सुंदरम, अतिथि देवो भव, वृक्षो रक्षति रक्षति, वसुदेव कुटुंबकम, अहिंसा पर परमो धर्म आदि। यानी हमारे पास सभी का एक है, सत्यमेव जयते, सदा किसकी जय होती है? सच्चाई की जय होती है। सत्य शिवम सुंदरम, ये तीन चीजें हमारे जीवन के अंदर सत्यम, शिवम और सुंदरम बनाएगा। अतिथि देवो भव, भगवान की मूर्ति को भगवान नहीं मानते हैं, बल्कि आए हुए अतिथि को भगवान मानते हैं। यानी अतिथि को कौन सा रूप बताया गया है यहाँ पर? भगवान का। वृक्षो रक्षति रक्षति, वृक्षों को मत काटो, वृक्षों का रोपण करो, वृक्षों को सिंचन करो, पर काटो मत। क्योंकि वृक्ष हमारी क्या करता है? रक्षा करता है। आपको मालूम है प्राणवायु हमको दिलाता है। वसुदेव कुटुंबकम, और अपना परिवार, अपने परिवार में ऐसे रहो कि वही अपने आपको ऐसा लगेगा कि यही आपका भगवान है। वसुदेव कुटुंबकम कि परिवार के अंदर सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। तो अहिंसा परमो धर्म, और कभी किसी को मारो मत, दुखाओ मत। अहिंसा का अपोजिट है हिंसा। ये सभी चीजें हमारे पास होती है। इन सिद्धांतों ने विश्व को सच्चे अर्थ में जाना, सीखा। आज भारत का युवा अपने देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी अपने ज्ञान का परचम लहरा रहा है। परचम शब्द का अर्थ, परचम यानी हमारा झंडा, हमारा चिन्ह। आज विदेशों में भी वो लोग भारत में आकर जब जाते हैं तो यहाँ की परंपराओं की तारीफ करते हैं। भारतीय वैज्ञानिकों ने अनेक महत्वपूर्ण आविष्कार किए हैं, और आप ध्यान लगा लीजिए जितने भी ज्यादा ये वैज्ञानिक आविष्कार हुए हैं उसमें अधिकांश लोग भारतीय। गणित में शून्य का आविष्कार भी भारत में ही हुआ है। इन वैज्ञानिकों ने जगदीश चंद्र बोस, चंद्रशेखर वेंकट रामन आदि का नाम उल्लेख नहीं है। यानी इन लोगों ने इस चीजों में इतना आविष्कार किया है। जगदीश चंद्र बोस ने यह साबित कर दिया कि पेड़ पौधे भी जीते हैं, सांस लेते हैं और मरते हैं, यानी उनमें भी जान है। और वेंकट रामन आदि ने तो आपने देखा ही होगा कि कहां से कहां कुछ किसे कैसे आविष्कार रामन ने किए थे। और पढ़ाई के लिए भी आप लोग अभी भी देखते हो कि हमारे अब्दुल कलाम जी ने कैसी पढ़ाई के लिए क्या क्या चलाई। इस सभी कथन से मैं कहता हूँ कि भारत आधुनिक विश्व में भारत की भूमिका बहुत ऊंची है। नेक्स्ट पैराग्राफ, यानी पहले में आप और हम कैसे उसका वार्तालाप, दूसरे में हमारा विषय पर विश्वास, अब
बातचीत, और तीसरे में तुम्हें भी इस कथन से मैं तुमको ये बताता हूँ कि तुम्हें भी भारत का एक बड़ा यश विश्व भर में फैलाना है। यश का अपोजिट अपयश, और यश यानी कीर्ति, प्रसिद्धि, मशहूर, नाम, ये सब इसके पर्यायवाची शब्द है। यश विश्व भर में फैलाना है, इसीलिए भारतीय संस्कृति में विश्वास रखो, और ये तभी फैल सकेगा जब हम भारतीय संस्कृति में विश्वास रखते हैं। जियो और जीने दो की नीति पर चलो, यानी हमारा उद्देश्य क्या होना है? जियो और जीने दो की नीति पर चलो, सबकी सहायता करो, माता पिता को मेरा प्रणाम कहना, सबकी सहायता करो और माता पिता को मेरा प्रणाम करना, पत्र द्वारा अपना समाचार देते रहना। पत्र के द्वारा फिर से, यानी इस पत्र के माध्यम से अपने छोटे भाई को बड़े भाई ने विश्व में भारत की भूमिका क्या है, कैसे महान है, इसके बारे में समझाया है। और पत्र का जवाब देना, माता पिता को प्रणाम। फिर यहाँ पर इतना याद रखना कि यहाँ पर एक तुम और आप, ये दो शब्दों का उपयोग है, तो ये हमारे लिए छोटा है, इसीलिए इसके लिए तुम्हारा भैया शिव। अब इसके साथ ही पत्र के, जब पत्र का एंड हो जाता है तो हमारे लेफ्ट साइड के और में टू एड्रेस लिखना जरूरी है। टू एड्रेस में आप जिसके नाम से पत्र व्यवहार होता है उसका नाम, आपको स्पेशली उसे मिलना है तो ऊपर आप लिख सकते हैं ये पत्र भावेश को मिले और नागेश को मिले, एनीवन। उसके बाद हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का नाम, उसके बाद में कामा। आपने मैटर गलत लिखा लेकिन ये सब चीजें आपने बराबर भी, कामा, पुलिस स्टॉप, मात्रा सब बराबर किया तो आपका बहुत ही सुधार होता है। उसके बाद आपका हाउस नंबर, यानी उनका अपना अपना नहीं, उनका हाउस नंबर, फिर बोधन एरिया और सिटी का नाम, पुलिस स्टॉप। इस तरह से आपका लेटर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। अब इसके इसी माध्यम से आपको बस फर्क ये है, छोटों को बड़ों को क्या संबोधन करना चाहिए, आप और तुम का, बड़ों से आपका और छोटों से तुम्हारा। और मैटर कैसे बनता है? क्वेश्चन के ऊपर बनता है, लेकिन फर्स्ट और लास्ट पैराग्राफ में सेम रहता है। जैसे अभी इसमें कि मैंने तुमको यहाँ पर विश्व भारत का विकास भूमिका क्या है इसके बारे में बताया है, ये लास्ट का पैराग्राफ। और सबसे पहले में जैसे आप इंग्लिश में हाउ आर यू, आई एम वेरी फाइन, यू आल्सो फाइन, आदि आदि आप लिखते हो। इसी तरह से आई गॉट लेटर, मिला, आपका पत्र मुझे मिला, पढ़कर खुशी हुई, या न मिला, एनी वन यू पॉइंट राइट, बट सेकंड पैराग्राफ में डिपेंड इन ऑन क्वेश्चन। तो देखिए इस तरह से आपको लेटर लिखने की कला, बहुत कम समय में आप अच्छे मार्क्स को प्राप्त कर सकते हो, लेकिन उसमें जो लिखे जाते जो पॉइंट्स है वो आपके करेक्ट होना चाहिए। शुरुआत कैसे की, एंड कैसे किया, फ्रॉम एड्रेस टू एड्रेस कहाँ लिखा, बड़ों को प्रिय लिखा या पूज्य लिखा, ये सभी बातों के ऊपर भी आपके पॉइंट्स रहेंगे, मार्क्स रहेंगे, तो आप इस बात को ध्यान में रखिए। अब इसी लास्ट पैराग्राफ में आपको थर्ड क्वेश्चन दिया गया था, जैसे तो उसमें आपको स्कूल की क्रिकेट टीम के सचिव के रूप में टीम सदस्यों को मैत्री क्रिकेट मैच हेतु अभ्यास सत्र में उपस्थित होते ही जानकारी देने के लिए एक सूचना तैयार करनी है। यानी आप अपने स्कूल को सूचना दे दीजिए कि मुझे उस टीम में सदस्यों का मैत्री क्रिकेट मैच बनाया गया है, तो आप मुझे वहां जाना है। तो आप उस टीम, स्कूल क्रिकेट टीम को, आपके अंदर क्लास में स्कूल में जो एक टीम बनी हुई है क्रिकेट की,
उसको सभी को सूचित करो कि अभी हमको क्या करना है, जाना है। तो कैसे करोगे, इसी माध्यम से देखिए यहाँ पर आपको बताया गया है। ऊपर लिखना है आर्य कन्या हाई स्कूल क्रिकेट टीम समिति हैदराबाद। कहाँ की समिति है ये, कहाँ के विद्यार्थी है, आर्य कन्या हाई स्कूल क्रिकेट टीम की समिति। अब देखिए ये लेटर 16 जून को आपको लिखा लिखा 2021 मैत्री क्रिकेट मैच हेतु अभ्यास सत्र। अब हमको कब अभ्यास करना है, इसका कब प्रैक्टिस करना है, उस टीम को बताना है। इसलिए पत्र के द्वारा उनको क्या करिए, समाचार दीजिए। टीम के सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि मैत्री क्रिकेट मैच के लिए अभ्यास सत्र का आयोजन दिनांक, अब आप उस दिनांक से उस दिनांक तक आप 8 दिन की फिक्स कर लीजिए। तो सपोज 1 तारीख से 1 से 8 तारीख तक किया जा रहा है और आप इसमें सभी इस दौरान पाठशाला मैदान में उपस्थित रहे। यानी ये क्लास आपको मिस करनी नहीं है, क्योंकि आप टीम के सदस्य बनकर जा रहे हो और मैं इसका मंत्री हूँ, हेड हूँ। तो उस टीम को मैं जानकारी देना और अपनी क्लास कब से कब तक चल रही है और समय कब है, इसकी सूचना देने के लिए एक सूचना पत्र लिखना है। अभ्यास का समय है, यानी आपका आने का समय कब है, 8 से 11, 8 o'clock to 11 o'clock से तक। उसके बाद में आपका सचिव, सचिव यानी मंत्री, यानी टीम का जो हेड है उसको बोलते हैं मंत्री। अब आर्य कन्या हाई स्कूल क्रिकेट टीम, उनको ये पत्र किसको देना है, हमको आर्य कन्या हाई स्कूल क्रिकेट टीम, ओनली क्रिकेट टीम को, पूरे स्कूल के बच्चों को नहीं। एक टीम होती है हर एक खेल के लिए, कोई खो खो के लिए, कोई क्रिकेट के लिए, कोई किसके लिए। तो ये क्रिकेट टीम समिति, ये हैदराबाद समिति के लिए ये यानी ये पत्र उनको मिलना, क्योंकि स्कूल के अंदर स्पेशली आप भी कभी कभी देखते हो, कभी आपको नोटिस आती है तो कभी छोटे बच्चों को बताने की नहीं रहती है, सिर्फ आपके लिए होती है। कभी बच्चों, छोटे बच्चों के लिए होती है, आपके लिए नहीं होती। तो उसी तरह से ये सूचना किसको गई, स्कूल के अंदर क्रिकेट टीम वालों को, जो क्रिकेट में शामिल है, उनको कब से कब तक, कहाँ पर, कितने बजे उपस्थित रहना है, इसकी सूचना इस पत्र लेखन के माध्यम से दी गई है। तो बच्चों देखिए, पत्र में मेन आपने शुरुआत कैसे की, दिनांक लिखा है नहीं लिखा, संबोधन अभिवादन कैसे लिखा, लास्ट में आपने आपका सचिव, आपका मंत्री और इवन जो भी बराबर लिखा है नहीं लिखा, और आपने कैसे सूचना दी उनको कि कब से कब तक हमारी ये क्लास चल रही है, फिर कितने बजे से कितने बजे तक, ये सब बराबर टाइम टू टाइम उसको लिखकर पत्र वो सूचना में बताए। ये पत्र नहीं है, ये सूचना पत्र है। जैसे आपको नोटिस आती है ना पाठशाला में, कोई भी अगर कल छुट्टी हो तो आज आपको नोटिस आ जाती है, तो उसी को कहते हैं हिंदी में सूचना पत्र, जिसको आप नोटिस कहते हो। और इसी के माध्यम से आपने आज भारत में हमारा नारी का स्थान कैसा है, महिला और समाज की उसकी स्थिति में उनकी हमें क्या करना चाहिए और कैसे उनका सहयोग देना चाहिए। दूसरा, आपको अपने भाई को पत्र लिखकर भारत की भूमिका को समझाया है कि भारत की भूमिका का स्थान क्या है। और तीसरे में क्रिकेट टीम का कहीं पर से खेलने के लिए निमंत्रण आया, तो उन क्रिकेट टीम को पहले से अभ्यास करने के हेतु उन स्कूल के अंदर उन क्रिकेट टीम वालों के लिए नोटिस भेजी गई है। उसमें समय कब से कब तक, कितने दिन तक, कहाँ हमको एक ना और कितने बजे से आना है, इसका सब विवरण रहता है, ताकि वो टीम क्रिकेट के जो टीम है, खिलाड़ी है, वो ठीक समय पर पहुंच सके और अपना अभ्यास कर सके। इस सूचना के माध्यम से उन्होंने आपको क्रिकेट टीम की एक को सूचना दी है। तो इसे क्या कहेंगे, सूचना पत्र।
पहले वाले को क्या था, पत्र, उसके पहले क्या था, निबंध। इस तरह से आपका ये सेकंड मॉडल पेपर में भी देखिए। और आगे अभी हमारे पास जो और इस बार में आप लोगों को सभी को हमारे प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न की जो तीन क्वेश्चन दिए जाते हैं उसमें से लिखना है। उसमें निबंध है, साक्षात्कार है, या वार्तालाप है, या पोस्टर है, और एक पत्र के रूप में है। ऐसे में आपको मैंने इस नया हमारे पास उमंग 2 हिंदी प्रथम भाषा की जो मॉडल पेपर आया था उसी के अनुसार मैं आपको उसका अभ्यास करवा रही हूँ। हो सकता है आप ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। अभी हमारा मॉडल पेपर 2 में खत्म हुआ। अभी 30 मॉडल पेपर दूसरे में हमको देखना था कि क्या दिया गया है। तो एक उसमें दिया गया पहले विद्यार्थी और अनुशासन विषय पर अनुच्छेद लिखिए। अनुच्छेद यानी कोई निबंध के रूप में, यानी क्या होता है विद्यार्थी और अनुशासन, क्या उसके बारे में लिखना है। अनुच्छेद बताया गया है, अनुच्छेद का अर्थ भी आपको समझना है कि ये भी क्या है, एक निबंध है। उसमें मेन पॉइंट क्या है, विद्यार्थी और अनुशासन में क्या होना चाहिए, उसी के बारे में आपको बताया है। दूसरा क्वेश्चन आपके अंदर, रक्तदान शिविर का एक आयोजन करना चाहते हो तो आप अपने विद्यालय में रक्तदान का एक शिविर खोलना चाहते हो। उसमें चाहे विद्यार्थीगण हो, चाहे अध्यापक हो, चाहे कोई अन्य लोग भी, अगर आपका खून डोनेट कर सके, रक्तदान यानी खून को देना, तो उसके लिए हम एक शिविर लगाने जा रहे हैं। तो आप हमें अनुमति दीजिए मुख्याध्यापक से, क्योंकि जिनकी पाठशाला होती है उससे हम अनुमति लेंगे। तो कैसे ली जाएंगी अनुमति, क्योंकि स्कूल में अगर कोई भी कार्य करना हो तो हमें मुख्याध्यापक की इजाजत लेनी ही चाहिए। तो हम लोग उसको डायरेक्ट सीधा हमको ये चाहिए ऐसा नहीं, हम लिखित रूप में उसको लिखकर उनसे हमें अनुमति पूछते। तो कैसा लिखा जाता है, कैसे उस प्रधानाध्यापक को लिखा गया, इसके लिए आप इस पत्र के माध्यम से आप सुनेंगे। और तीसरा आपको दिया जाएगा इसमें, शिक्षा के प्रसार के लिए सूक्तियों की रचना कीजिए। सूक्तियां यानी नारे, कुछ अच्छी बातें कि हमें शिक्षा का प्रचार करना है तो हम क्या आवाज करें, क्या बुलंद आवाज करें कि ताकि लोगों को शिक्षा का महत्व समझ सके। तो उसमें आपको 9-10 ऐसे कुछ दिए जाएंगे और वो आपको लिखना है। तो ये आपको मैं अभी बताऊंगी। और इसी के तो पहले हम लोग आज या आने वाले पीरियड में आपको बताऊंगी। उसके पहले मैं आपको जस्ट थोड़ा सा ग्रामर के पॉइंट बता देती हूँ, पढ़कर आप उत्तर भी सुनिए। आपके सामने कोष्टक में आंसर दिए गए हैं 1 2 3 4, उसमें एक राइट है और दूसरा। कभी कभी ये भी होता है बच्चों, ध्यान रखना कि कभी कभी क्वेश्चन ही रॉन्ग आ जाता है। उस क्वेश्चन का आंसर उस 4 ऑप्शन में नहीं रहते, या कभी रहते हैं तो वो गलत ही रहता है। तो वैसे समय में आप लोगों को घबराने की कोई बात नहीं है। या तो आप उनसे पूछिए, और नहीं तो उस पॉइंट को उनको बताकर कि टीचर, अध्यापक, ये प्रश्न ही गलत आया है तो इसका हम उत्तर कैसे लिखें। क्योंकि 10th क्लास वालों में कोई भी क्वेश्चन पेपर में फाइनली
बदलाव नहीं होता है। रंग आ गया, आपको छोड़ना है, क्योंकि ये जिम्मेदारी उन लोगों की होती है, ये जिम्मेदारी उन लोगों की होती है, आपके ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं होता है। इसीलिए आप ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर पढ़ते समय ध्यान रखिए। और आने वाले पीरियड में हम फिर से जो मॉडल पेपर में 3 का जो बताया गया है उसका मैं आपको समझाऊंगी और बताऊंगी। धन्यवाद बच्चों।